जनरल, मैं जानता हूं कि आप काहुटा में क्या कर रहे हैं। ये शब्द थे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के, जो 1977 में एक आम फोन कॉल पर पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक से बात कर रहे थे। लेकिन यह कोई आम बातचीत नहीं थी। इस एक फोन कॉल ने भारत की सबसे गुप्त और खतरनाक जासूसी अभियान को तबाह कर दिया। इस एक फोन कॉल ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने का रास्ता साफ कर दिया, और इस एक फोन कॉल ने रॉ के दर्जनों जासूसों की मौत की सजा पक्की कर दी। ये कहानी है ऑपरेशन काहुटा की, भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का सबसे बहादुर, सबसे चतुर और दुर्भाग्य से सबसे दर्दनाक अभियान। कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जो नक्शे पर भी नहीं था, एक ऐसी फैक्ट्री जिसके बारे में सिया को भी नहीं पता था, और एक ऐसा अभियान जिसमें भारतीय जासूस नाई की दुकानों से बालों के नमूने चुरा रहे थे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है या नहीं। ये कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं है, ये रॉ की असली कहानी है। और आज पहली बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे भारत एक फोन कॉल की वजह से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने से चूक गया। कहानी शुरू होती है 1971 से, जब भारत पाकिस्तान युद्ध ने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। इंसाइन पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, जो आज बांग्लादेश है, एक नए देश के रूप में उभरा। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। इस हार के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक खतरनाक संकल्प लिया। 1965 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर हमें घास खानी पड़े तो भी हम परमाणु बम बनाएंगे। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, भुट्टो ने अपनी बात पर कायम रहने का फैसला किया। 1972 में भुट्टो ने पाकिस्तान के शीर्ष वैज्ञानिकों को मुल्तान में एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक में परमाणु ईंधन चक्र पर चर्चा हुई, यानी कि प्लूटोनियम या यूरेनियम से परमाणु बम कैसे बनाया जाए। भुट्टो ने अपने वैज्ञानिकों से सीधा सवाल पूछा, क्या हम परमाणु बम बना सकते हैं? वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, हाँ, बना सकते हैं, लेकिन इसमें समय और संसाधन लगेंगे। भुट्टो ने फैसला सुना दिया, जो चाहिए लाओ, लेकिन बम बनाओ। लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तकनीक, प्लूटोनियम रिएक्टर बनाने के लिए उन्हें फ्रांस की मदद लेनी पड़ी। लेकिन अमेरिकी दबाव में फ्रांस ने 1978 में अपना समर्थन वापस ले लिया। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, यूरेनियम एनरिचमेंट। और इस काम के लिए उन्हें एक वैज्ञानिक मिल गया, जो बाद में दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु तस्कर बनने वाला था, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिसे दुनिया AQ खान के नाम से जानती है। 1974 में जब भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया, तो पाकिस्तान की नींद उड़ गई। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रख रही थी। रॉ के संस्थापक और भारत के सबसे महान जासूस मास्टरमाइंड रामेश्वर नाथ काउ उर्फ RN काउ, ये वो शख्स थे जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए मुक्ति बाहिनी को प्रशिक्षित किया था। ये वो शख्स थे जिनकी जासूसी नेटवर्क पाकिस्तान में इतना मजबूत था कि जिया उर रहमान ने एक बार कहा था, ये आदमी मेरे देश के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। काउ ने एक नया अभियान शुरू किया, ऑपरेशन काहुटा। काहुटा एक छोटा सा गांव रावलपिंडी से 30 किलोमीटर दूर, जो नक्शे पर भी मुश्किल से दिखता था। लेकिन यहीं पर AQ खान ने अपना खुफिया परमाणु संयंत्र बनाया था। रॉ को पता था कि पाकिस्तान कुछ तो कर रहा है, लेकिन सबूत कहां से मिलेगा। काहुटा एक किले की तरह सुरक्षित था। ईसी की नजरें हर जगह थीं। विदेशी खुफिया एजेंसियों का प्रवेश लगभग असंभव था। तब RN काउ के जासूसों ने एक ऐसी तरकीब सोची जो इतिहास में दर्ज हो गई, ऑपरेशन हेयर। रॉ के एजेंटों ने काहुटा के आस पास के इलाकों में नाई की दुकानों पर नजर रखनी शुरू की। क्यों? क्योंकि परमाणु संयंत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के बालों में रेडियोधर्मी तत्वों के अवशेष मिल सकते थे। ये सिर्फ अनुमान नहीं था, भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों को पता था कि यूरेनियम संवर्धन से निपटने वाले लोगों के बालों में विशेष रासायनिक संकेत मिलते हैं। रॉ के एजेंट, जो भैंसों के व्यापारी
टैक्सी ड्राइवर और स्थानीय दुकानदारों के भेष में थे। नाई की दुकानों में घुसे वो फर्श पर पड़े बालों के ढेर से नमूने इकट्ठा करते थे। कभी कभी वो वैज्ञानिकों का पीछा करते और जब वो नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते तो एजेंट उनके बालों के टुकड़े साथ ले आते। ये नमूने भारत भेजे गए। बहाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क में विश्लेषण हुआ और परिणाम चौंकाने वाले थे। बालों में यूरेनियम 235 के अवशेष मिले, जो हथियार ग्रेड यूरेनियम का स्पष्ट संकेत था। भारत को पता चल गया पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है और काहुटा वो जगह है जहां ये काम हो रहा है। लेकिन रॉ का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें और सबूत चाहिए थे, खासकर तकनीकी ब्लूप्रिंट्स। रॉ ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में घुसपैठ के लिए एक जटिल नेटवर्क बनाया। इसमें सबसे अहम थे रविंद्र कौशिक, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। रविंद्र कौशिक एक भारतीय हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तानी मुस्लिम का भेष धारण किया था। वो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी बन गए और रावलपिंडी में तैनात हो गए। उनकी पहुंच पाकिस्तानी रक्षा प्रतिष्ठानों के सबसे गुप्त हिस्सों तक थी। कौशिक की रिपोर्ट से रॉ को काहुटा की संरचना, वहां काम करने वाले वैज्ञानिकों की पहचान और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। लेकिन रॉ के पास और भी एजेंट थे। मोहनलाल भास्कर नाम का एक जासूस, जो बाद में पकड़ा गया और पाकिस्तानी जेल में 7 साल बिताए। उनकी किताब मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था में इस अभियान के कई राज्य खुले। भास्कर और दर्जनों अन्य एजेंटों ने काहुटा के आसपास की हर गतिविधि पर नजर रखी। उन्होंने पता लगाया कि AQ खान कैसे डच लैब से यूरेनियम समृद्धि की तकनीक चुरा कर लाए थे। उन्होंने यह भी पता लगाया कि चीन और उत्तर कोरिया पाकिस्तान को परमाणु तकनीक में मदद कर रहे थे। 1977 तक रॉ के पास काहुटा के बारे में इतनी जानकारी थी कि वो पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम का नक्शा बना सकते थे। लेकिन फिर आया 1977 और भारतीय राजनीति में एक भूचाल। 1977 में भारत में आपातकाल के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, एक कठोर गांधीवादी जो इंदिरा गांधी के कट्टर विरोधी थे। देसाई ने रॉ को इंदिरा की प्रेटोरियन गार्ड करार दिया था। उन्होंने एजेंसी का बजट 30-40% काट दिया। RN काओ को इस्तीफा देना पड़ा और जो जासूस नेटवर्क सालों से बनाया गया था उसे खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब आया जब देसाई ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जनरल जिया उल हक, जो 1977 में पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए थे, ने देसाई को अपना दोस्त बनाने की रणनीति बनाई। जिया को पता था कि देसाई स्वास्थ्य के प्रति सचेत थे, खासकर उनकी प्रसिद्ध मूत्र चिकित्सा यूरिनेते थेरेपी के बारे में। जिया ने देसाई से नियमित फोन पर बातचीत शुरू की, कभी कभी स्वास्थ्य सलाह के बहाने। देसाई को यह लगा कि पाकिस्तान के साथ शांति बनाई जा सकती है। लेकिन इसी बीच रॉ और मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी के बीच एक गुप्त योजना बन रही थी। 1977 में इजराइल के विदेश मंत्री मोशे दयान ने गुप्त रूप से भारत का दौरा किया। वो अगस्त 1977 में अलिटालिया की फ्लाइट से मुंबई आए और वहां से भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली गए। देसाई और तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात हुई। मोशे दयान का मकसद साफ था, पाकिस्तान के काहुटा संयंत्र पर हमला करना। 1981 में इजराइल ने इराक के ओसिराक रिएक्टर पर सफल हमला किया था और वो काहुटा के साथ भी वही करना चाहते थे। इजराइल का डर था कि पाकिस्तान इस्लामिक बम बनाकर उसे लीबिया या ईरान को दे सकता है, जो इजराइल के दुश्मन थे। 1979 में इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकम बेगिन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को पत्र लिखकर पाकिस्तान लीबिया संबंधों की चेतावनी दी थी। रॉ और मोसाद ने मिलकर एक योजना बनाई, ऑपरेशन काहुटा का सैन्य संस्करण। इजरायली F-16 और F-15 विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरेंगे, जामनगर और उधमपुर में रिफ्यूल होंगे और भारतीय जगुआर विमानों के साथ मिलकर काहुटा पर हमला करेंगे। लेकिन इस योजना को मंजूरी चाहिए थी प्रधानमंत्री से। NF संटूक, जो RN काओ के बाद रॉ के प्रमुख बने, ने देसाई के पास योजना रखी। उन्हें उम्मीद थी कि देसाई राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, लेकिन देसाई ने साफ मना कर दिया। उनका तर्क था,
हमें पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। यहीं से शुरू हुआ विनाश। मोरारजी देसाई और जिया उल हक के बीच नियमित फोन बातचीत जारी थी। एक दिन देसाई ने सोचा कि वो जिया को चेतावनी देंगे कि भारत उनके परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानता है। उन्होंने फोन पर कहा, जनरल, मैं जानता हूं कि आप काहुटा में क्या कर रहे हैं। रॉ ने मुझे सारी जानकारी दी है। देसाई को लगा कि ये बताकर वो जिया को डरा देंगे और पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम रोक देगा। जिया तुरंत समझ गए कि रॉ का नेटवर्क काहुटा तक पहुंच चुका है। उन्होंने इसी को हरकत में लाने का आदेश दिया। अगले कुछ हफ्तों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने रॉ के हर एजेंट को ट्रैक किया। जो लोग नाई की दुकानों से बाल इकट्ठा कर रहे थे, जो वैज्ञानिकों का पीछा कर रहे थे, जो AQ खान की गतिविधियों पर रिपोर्ट भेज रहे थे, उन सबको पकड़ लिया गया। रविंद्र कौशिक ब्लैक टाइगर की पहचान उजागर हो गई। उन्हें पाकिस्तानी सेना से गिरफ्तार कर लिया गया। 1985 में उन्हें जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो 2001 में पाकिस्तानी जेल में ही मर गए। अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाए। मोहनलाल भास्कर को भी पकड़ लिया गया था। हालांकि वो 1974 में ही रिहा हो गए थे, लेकिन दर्जनों अन्य एजेंटों की हत्या कर दी गई या वो आज भी पाकिस्तानी जेलों में सड़ रहे हैं। देसाई की एक गलती ने रॉ के पाकिस्तान में बने 10 साल के नेटवर्क को रातों रात खत्म कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान को पता चल गया कि उनका परमाणु कार्यक्रम भारत के लिए खतरा है। उन्होंने काहुटा की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर दी गईं और अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की जल्दी बढ़ गई। 1983 में पाकिस्तान को पहले F-16 मिले और काहुटा की सुरक्षा के लिए ये गेम चेंजर साबित हुए। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई। उन्होंने रॉ को फिर से मजबूत करना शुरू किया। RN काउ उनके वरिष्ठ सलाहकार बने। काहुटा अभी भी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा था। 1981 में भारतीय वायुसेना ने जगुआर लड़ाकू विमानों से काहुटा पर हमले की व्यवहार्यता का अध्ययन किया। रिपोर्ट आई, हमला संभव है, लेकिन पूर्ण युद्ध का खतरा है। 1983 में इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मुलाकात की और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताई। लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान में सोवियत विरोधी मुजाहिदीन को पाकिस्तान के जरिए हथियार दे रहा था। अमेरिका पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता था। इसी बीच इजराइल ने फिर से काहुटा पर हमले की पेशकश की। इस बार योजना और भी विस्तृत थी। इजरायली F-16 जामनगर में रिफ्यूल होंगे। भारतीय जगुआर उनके साथ मिलकर हमला करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इंदिरा गांधी ने शुरू में हमले की मंजूरी दी भी, लेकिन फिर उन्होंने पीछे हट लिया। क्यों? पहला, पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन उग्र था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारी चल रही थी। दूसरा, कश्मीर में तनाव बढ़ रहा था। तीसरा, सियाचिन में भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर था। एक हमला पूर्ण युद्ध छेड़ सकता था और इस बार पाकिस्तान के पास F-16 थे जो भारतीय शहरों पर बमबारी कर सकते थे। चिया ने पाकिस्तान को भारतीय योजना की चेतावनी दे दी। पाकिस्तान ने अपने F-16 काहुटा के ऊपर गश्त पर लगा दिए। इंदिरा गांधी ने हमले का आदेश वापस ले लिया। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या हो गई। उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने काहुटा पर हमले की योजना को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। 1986-87 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी ने एक विशाल सैन्य अभ्यास की योजना बनाई, ऑपरेशन ब्रास टैक्स। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। 4 से 6 लाख सैनिक, 9 इन्फेंट्री डिवीजन, 3 आर्मर्ड डिवीजन और वायुसेना का पूरा सहयोग। आली राजस्थान के रेगिस्तान में पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर। पाकिस्तान इसे युद्ध की तैयारी समझा। उन्होंने भी अपनी सेनाएं सीमा पर जमा कर दी, लेकिन सुंदरजी की असली योजना कुछ और थी। परमाणु प्रसार के विशेषज्ञ फिरोज खान के अनुसार सुंदरजी युद्ध की आड़ में काहुटा पर हमला करना चाहते थे। वो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भड़काकर एक बहाने से हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस योजना के बारे में ठीक से बताया नहीं गया था। जब उन्हें पता चला तो वो गुस्से में थे,
लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून के अनुसार राजीव गांधी ने एक रिसेप्शन में उनसे पूछा, वेस्टर्न फ्रंट पर क्या चल रहा है? हून ने जवाब दिया, सब योजना के अनुसार चल रहा है। सभी टुकड़ियां अपनी युद्ध स्थिति में पहुंच रही हैं। राजीव गांधी ने हैरान होकर पूछा, युद्ध स्थिति? हम युद्ध पर कैसे जा सकते हैं? उन्होंने तुरंत सुंदर जी को बुलाया और अभ्यास की योजना बदलने का आदेश दिया। ऑपरेशन ब्रास टैक्स के जरिए काहुटा पर हमले की आखिरी कोशिश भी विफल हो गई। 1988 में राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, भारत पाकिस्तान परमाणु स्थलों पर हमला न करने का समझौता। इसके बाद से हर साल 1 जनवरी को दोनों देश एक दूसरे को अपने परमाणु संयंत्रों की सूची देते हैं। लेकिन काहुटा का काम जारी रहा। AQ खान ने न केवल पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाया, बल्कि उसकी तकनीक उत्तर कोरिया, लीबिया और ईरान को भी बेची, जिसे AQ खान नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किए। अगले ही हफ्ते 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी 5 परमाणु परीक्षण किए और दुनिया का नक्शा बदल गया। भारत और पाकिस्तान अब आधिकारिक परमाणु शक्तियां थे। लेकिन क्या होता अगर 1977 में मोरारजी देसाई ने वो फोन कॉल न किया होता? क्या होता अगर 1981 में भारत इजराइल का हमला सफल हो जाता? क्या होता अगर ऑपरेशन ब्रास टैक्स के दौरान काहुटा पर हमला हो जाता? ये सवाल आज भी भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों को परेशान करते हैं। पूर्व CIA अधिकारी रिचर्ड बार्लो का मानना है, ये शर्म की बात है कि इंदिरा गांधी ने हमले की मंजूरी नहीं दी, इससे बहुत सी समस्याएं हल हो जाती। लेकिन दूसरे विशेषज्ञ मानते हैं कि हमला पूर्ण युद्ध छेड़ सकता था और परमाणु विकिरण से लाखों लोग मारे जा सकते थे। ऑपरेशन काहुटा के बारे में बात करते समय हम उन वीरों को नहीं भूल सकते जिन्होंने इस अभियान में अपनी जान दे दी। रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर, पाकिस्तानी सेना में भारतीय जासूस, जो 2001 में जेल में मर गए, अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाए। मोहनलाल भास्कर, जिन्हें 7 साल पाकिस्तानी जेल में रहना पड़ा, और जब वो 1974 में भारत लौटे तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनसे कहा, तुम्हारी गलतियों की सजा हम क्यों भुगतें? क्या अगर पाकिस्तान ने तुम्हें 20 साल जेल में रखा तो हमारी सरकार तुम्हें 20 साल का वेतन दे? ये था उन जासूसों का सम्मान जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दे दिया। RN काउ, जिन्होंने रॉ बनाई और ऑपरेशन काहुटा की नींव रखी, वो भी देसाई के कार्यकाल में अपमानित हुए और इस्तीफा देना पड़ा। आज जब हम पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चर्चा करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि भारत के पास एक मौका था, शायद कई मौके थे जब वो इस कार्यक्रम को रोक सकता था, लेकिन राजनीतिक गलतियों, व्यक्तिगत अहंकार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने उन मौकों को हाथ से निकलने दिया। ऑपरेशन काहुटा रॉ की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि उन्होंने नाई की दुकानों से बालों के नमूनों से लेकर पाकिस्तान के सबसे गुप्त परमाणु रहस्यों तक पहुंच बना ली। लेकिन यह भी रॉ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक प्रधानमंत्री की गलती ने उन सब कुछ बर्बाद कर दिया जो उन्होंने सालों से बनाया था। इतिहास में क्या होता अगर के कई सवाल हैं, लेकिन ऑपरेशन काहुटा के मामले में ये सवाल और भी दर्दनाक हैं, क्योंकि इस बार सब कुछ सच होने के करीब था और फिर हाथ से निकल गया। आज भी जब 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु संयंत्रों की सूची आपस में साझा करते हैं तो उसमें काहुटा का नाम सबसे ऊपर होता है। वो काहुटा जो एक समय में रॉ के निशाने पर था, जिसे भारत रोक सकता था लेकिन नहीं रोक पाया। ये थी ऑपरेशन काहुटा की कहानी, बहादुरी की, चतुराई की और एक गलती की कीमत जो भारत को आज भी चुकानी पड़ रही है।